इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 4। इसमें हम आविष्कारक कौन थे और उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है जीवन में। तब परिवर्तित जीवन, लेकिन उससे पहले आविष्कारक के बारे में जान लेते हैं। ये वही आविष्कारक की बात हो रही है जिन्होंने हाथ से काम करने वाले मशीन को जानवरों से काम करने वाले मशीन को तब्दील करके बदल कर अब भाप से चलने वाला मशीन बना दिया। उसके बारे में हमें यहाँ से जानना है। अपने ऊपर भी जाना, लेकिन यहाँ पर आविष्कारक कौन थे ये जानना जरूरी है। यह पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा, मतलब हमारे इच्छा के लिए एकदम इंटरेस्टिंग होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से, जिनके कोशिश से परिवर्तन हुआ, सब चीज बदल गया। और उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक भी थे। ऐसा नहीं था कि एरो गैरो झोला छाप कोई होंगे, वैज्ञानिक भी थे। उस समय भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ही लोग वैज्ञानिक बनते हैं। तुम कुछ भी चीज का आविष्कार कर दो, भैया वैज्ञानिक हो एकदम। मतलब ऐसा चीज जो लोगों को नहीं पता, लोग उसको नहीं जानते इस्तेमाल करना, लोगों ने कभी सोचा नहीं था, उस चीज का आप वहां पर बना के दिखा दो तो आप वैज्ञानिक हो गए भैया। तब भौतिक तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा, तो ये बुनियादी विज्ञान होती है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र जो हम 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम एक ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, बीए उसको क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री। तब हम मास्टर डिग्री के लिए आगे बढ़ते हैं। तब हमें जाकर सीखने को मिलता है खगोल शास्त्र का पूरा वृत्तांत, रसायन शास्त्र का पूरा वृत्तांत। इन सब के बारे में जब जानेंगे, इसके बारे में जब हमें मास्टर डिग्री मिलेगी, तब हम जाकर वहां पर क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। तो वैज्ञानिक बनना पढ़ाई के माध्यम से इतना आसान नहीं होता है। तो बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अत्यंत सीमित थी कि बहुत लोगों को नहीं दिया जाता था। और ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकीय आविष्कार तब तक हो चुके थे। ऊपर जितना भी आविष्कार दिया गया है वो आविष्कार हो चुके थे 18वीं सदी आते आते, ठीक है। चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए कि बहुत बढ़िया गति से चले, उसके लिए भौतिकी या रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी होनी जरूरी नहीं थी। समझो कि जो भी उस समय आविष्कार संपन्न हुए थे, उसके लिए ना ही भौतिक ना ही रासायनिक विज्ञान, इन दोनों के सिद्धांतिक नियम का पूरा जानकारी होना कोई जरूरी नहीं था। ऐसा नहीं कि जानकारी होगा तभी करेंगे। पहले का लोग नहीं जानते थे कि इस पहाड़ को तोड़कर जला रहे हैं तो क्यों आग लग रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ को हम आग लगा सकते हैं, मतलब ये पहाड़ ज्वलनशील है, मतलब इसको हम कोयला का नाम देंगे। ब्लैक डायमंड बोला जाता है कोयला को, इतना भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ब्लैक डायमंड का मतलब होता है काला हीरा। तो एक कोयले को जो खानों से निकाला जाता है, चमकता हुआ कोयला, उसको हम लोग ब्लैक मतलब काला हीरा कहते हैं। जिन पर ये आविष्कार आधारित थे, जो भी इन लोगों ने आविष्कार किया, लेकिन वो ये बुनियादी चीज नहीं जानते थे, चाहे भौतिक शास्त्र हो चाहे रासायनिक विज्ञान हो, ठीक है। ये लोग नहीं जानते हुए भी आविष्कारक आधारित थे, ये भी लोग आविष्कार किए थे। इसलिए यह वैज्ञानिक प्रगति प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञा विचारों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई थी। लेकिन देखो, ये कोई भी किया था। सबसे पहली बात बता दूं तो ये वैज्ञानिक तो थे ही, प्रगतिशील थे, प्रतिभाशाली थे, पढ़े लिखे थे, सब चीज जानते थे। ऐसा बात नहीं कोई नट बोल्ट का स्क्वायर क्यूबिक नहीं जानता हो और मशीन बना देगा कि यहाँ से हम नट निकालेंगे, यहाँ से हम नट बनाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आप पूरा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं रखते दिमाग में, तो आप किसी भी डायमेंशन को बना ही नहीं सकते हो। जोड़ घटाओ जब तक नहीं आएगा, आप सीधा आंकड़ा निकाल ही नहीं सकते। एक आंकड़ा निकाल देंगे हम, इतना इतना जोड़कर इतना करेंगे। अगर आपको मैथ नहीं पता तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें इस तथ्य से भी यहाँ पर सहायता मिली
कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में वैसी सहायता मिलने लायक सामान था जो बाकी देशों में नहीं था, यूरोप के देशों में। और इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे। अलग अलग इलाके में भी नए नए मैगजीन मिलते थे, अखबार मिलते थे, जिसके अनुसार सब लोग जानते थे कि क्या कैसे कब होने वाला है। यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान ज्ञान पिपासा एक शब्द यहाँ पर ले लेते हैं आप। ये छोटे कस्बे का मतलब क्या था? छोटा छोटा गांव, कबीला। तो छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त थी, मतलब हर किसी को नॉलेज थी पर्याप्त। आप चल जाओ किसी मतलब जंगल में रहने वाले आदिवासी कबीले में, तो वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि सांप काटेगा तो हमें कौन सा जड़ी बूटी डालना है, वहां पे हमें ये जानवर काटते हैं तो कौन सा जड़ी बूटी डालना है तो ठीक हो जाएगा। अगर कोई जानवर हमला कर रहा है तो हमको कैसे बचना है उसको पता होता है। तो जैसी आपकी बचपन से सीख दी जाती है वैसे ही आप बनते हो। तो वहां के हर इलाके में बच्चों को ही प्रोत्साहित किया जाता था कि बेटा तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन अपने पास क्या है, 5 साल तक ले बेटा स्कूल में नहीं जाएगा, घर पे रहेगा। सरकारी स्कूल का बच्चा है तो आप सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं, चाहे आपके स्कूल में कोई टीचर वगैरह होगा तो सॉरी आपके घर में कोई टीचर वगैरह होगा तो उसके साथ तो बच्चा जा सकता है। नहीं तो जब तक वो 5 साल का नहीं होगा तब तक वो कोचिंग में, चाहे कोचिंग तो दूर की बात हो गई, वो स्कूल में जा ही नहीं सकता है। ये नियम है। 5 साल का होगा तो पहला में एडमिशन होगा, नामांकन होगा, उसके बाद से 14 साल होते होते उसके 10वीं हो जाएगी। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो लोग हड़बड़ी के मामले में सब गड़बड़ कर देते हैं, सब चीज गड़बड़ कर देते हैं। हमारे मास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम डेट ऑफ बर्थ अपना बढ़ा लो, जो तुम्हारा रियल है उससे आगे का लिखो कि तुम्हें बाद में जॉब मिलने में आसानी होगी। लेकिन आज मुझे ये मालूम चला, क्या उन लोगों के गलत डिसीजन के वजह से हम अपने सच्चाई को छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के डिसीजन के वजह से चलो भैया ठीक है, नौकरी के तरफ से दिमाग निकला, लेकिन कुछ ऐसा मिला जो दुनिया में कभी किसी को जल्द मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि सब किसी को वैसे ही मिले, अपना ध्यान रखना होगा तो खुद से रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो वहां पर हर किसी को नॉलेज थी कि कैसे कैसे क्या करना है। इस प्यास को कला समाज कला समाज क्या होता है? जिसमें हर किसी को कुछ ना कुछ करने आता है। सोसाइटी फॉर आर्ट्स, ये आर्ट्स सब्जेक्ट भी है ग्रेजुएशन का, बीए जिसके नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर वही है, सोसाइटी फॉर आर्ट्स 1754 में स्थापित कर दिया गया था यूरोप के इलाकों में। और उसके कार्यकलाप द्वारा, घूमने फिरने वाले व्याख्यानों द्वारा, जो भी घूमते फिरते थे, इधर उधर बंजारे जाते थे, उस समय भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं। अथवा उन कॉफी हाउसों में, कॉफी हाउस कौन सा होता है? जहां पर लोग कॉफी पिया करते होंगे। तो कॉफी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं सदी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया उसको। धीरे धीरे विचार बदला, सब किसी को मालूम चला, जिसके अनुसार सब किसी को पता चल गया कि भैया ये बात है, तो हम ऐसे ही उसको जान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो हर किसी के दिमाग में वो बात बैठ गई थी। देखते हैं यहाँ पर, अधिकतर आविष्कारक जितने भी हुए, वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा सुदृढ़ रुचि, जिज्ञासा, यहाँ तक के भाग्य के बल पर ही हुए थे। अधिकतर आविष्कारक जितने भी हुए, उनके पास कोई भी दैनिक शिक्षा नहीं थी। मैंने ऊपर भी बताया, यहाँ पर भी बताया। लेकिन दैनिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो सारी शिक्षा को ये लोग घर बैठे सीख लिए थे, पुस्तकों के अनुसार, अपने प्रयासों के अनुसार, चाहे किसी के सुनने के बाद अपने कोशिश को नया तरीके से करते गए, उसके अनुसार उन लोगों ने सीखा। उनमें से कोई भी
ठीक ठीक तरीके से देखेंगे तो पूरा शिक्षित नहीं था, अपने कार्य में सुदृढ़ था, रुचि था, उनका जिज्ञासा था, भाग्य ने उनके साथ दिया, भाग्य हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, ये बात सही है। कपास उद्योग क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के साथ जेम्स हर्ग्विज और बुनाई द्वारा बाईगिरी से परिचित हुआ, बुनाई द्वारा बाईगिरी से इनकी परिचित हुआ। उसके बाद ये दोनों मिले, उसको मिलने के बाद नया कुछ आविष्कार किए होंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, रिचर्ड आर्कराइट एक नई और बालों की विग बनाने वाला था कि भैया एक नई काम करेंगे, लेकिन नई मशीन बनाएंगे बालों का विग बनाने के लिए, नकली बाल बनाने के लिए, ठीक है। सैमुअल क्रॉम्पटन एक तरीके से देखा जाए तो तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था, उतना बढ़िया तकनीक में वो कुशल नहीं था। और एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान मतलब जो ये हमारा दवाई वगैरह का नॉलेज होता है, तो आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। तो समझ लो कि जड़ी बूटी में तो प्रांगत ही थे कि भैया इस जड़ी बूटी से ये इलाज हो सकता है। आयुर्शास्त्र, आयुर्विज्ञान कोई मामूली बात नहीं होती है, ये एलोपैथी से भी बाप होता है उसका। एलोपैथी क्या करता है, मतलब जो इंग्लिश दवा है हमारा तुरंत इलाज कर देता है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कभी ना कभी निकल जाता है। लेकिन आप अगर जड़ी बूटी से ठीक होते हो तो एक बार ठीक हो गए समय लगता है, लेकिन ठीक हो गए तो ध्यान रखना है कोई बीमारी फिर नहीं हो सकता है, जल्दी तो नहीं होगा। मर गए तो मर गए, अलग बात हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास ये अध्ययन किया था, आयुर्विज्ञान और कृषि का उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनकी शुरुआत की कुछ बात बता देते हैं। तो प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी। तो जो ये हमारा यहाँ पर जो वैज्ञानिक हुआ करते थे एडमंड आर्कराइट, ये चाहते थे कि हम पादरी बनेंगे, मतलब चर्च में एक फादर का रोल यहाँ पर हम निभाएंगे। और वह यांत्रिक के बारे में, यांत्रिक क्या होता है, यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानते थे। यांत्रिकी मतलब यंत्र के नॉलेज, मशीनों की जानकारी, मशीनों का शिक्षा उनके पास बहुत कम थी। उनको उसका इस्तेमाल वो करना नहीं चाहते थे, चाहे वो कुछ बनना ही नहीं चाहते थे। उनका शुरू से गोल था कि हम पादरी बनेंगे और बस हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन फिर बाद में ऐसा रोल हुआ कि उन्होंने अपने मन को बदला और एक इतिहास रच दिया, क्योंकि इतिहास रचने के लिए ही उनकी जन्म हुई थी। इसके विपरीत देखा जाए तो भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। सेना में वो अधिकारी के पोस्ट पर नियुक्त था। और थॉमस न्यूकोमेन एक लोहार था। ये जो थॉमस सेवरी जो था ना, इसका नाम यहाँ पर दिया जा रहा है थॉमस न्यूकोमेन, एक लोहार था। लोहार का काम ही होता है कि किसी भी लोहा को पीट पाट कर अपने अनुसार उसका आकार दे देवे। तो लोहार था, तालासाज था। अब तालासाज क्या होता है समझो यहाँ पर। तालासाज था और जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था, कि जो जेम्स वाट वो यंत्रिक संबंधी कामकाज करते हैं तो उसकी तरफ इनका झुकाव था। तालासाज का मतलब होता है कि उससे किसी चीज से रोक नहीं सकते आप उसको, तो वो हर चीज से संबंधित था। वो चाहता था कि जो यांत्रिक ये कामकाज हो रहा है हम उसमें अपना साथ दें, योगदान दें। उसमें सबसे यहाँ पर देखा जाए तो सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। संगत ज्ञान मतलब एक दूसरे के साथ रहने के बस संगत हो जाता है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा, तो वही है कि संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जो उस समय सड़क बनवाना चाहते थे, ऐसे एज ए इंजीनियर, तो सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजना बनाई थी और अंधा था। नहर निर्माता, अब समझो कि जिसने सड़क बनवाया वो अंधा था, समझ रहे हो ना, फिर से बताता हूं। सड़क निर्माता जॉन्स मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था
और उनके बारे में योजना बनाई थी, पर वह अंधा था। तो समझो जिसने सड़क बनवाया वो खुद अंधा था। आगे देखते हैं। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले। तो जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौ चालन मतलब नेविगेशन शब्द ही सही से वहां पर बोल नहीं पा सकता था। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि नौचालन मतलब नेविगेशन शब्द सही वर्तनी कभी न कर सका, कभी न बता सका। मतलब जिसने आज तक नेविगेशन शब्द को उच्चारण नहीं किया, नौचालन शब्द का उच्चारण नहीं किया, उसने नहर का निर्माण करवाया। तो भैया होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सड़क बनवाने वाला अंधा हो सकता है, नहर निर्माण करने वाला आज तक कोई शब्द बोल नहीं सका होगा ठीक से, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति थी, याद करने की शक्ति थी, कल्पना शक्ति था और एकाग्रता थी। तो देखो भैया, तुम्हारे पास नॉलेज हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे पास स्मरण शक्ति हो, कुछ भी कर सकते हो। कल्पना शक्ति हो कि साला हम अच्छा दूसरा सोच के दिखाएंगे जो समाज नहीं सोचता है, तो आप कुछ कर लोगे। एकाग्रता होगी कि हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, तो आप कर सकते हो। लेकिन एकाग्रता भंग हुआ, भटके, तो भटक गए तो मन तुम्हें भटका देगा, और जब मन भटका देगा तो इसको फिर से वापस लाने की औकात किसी में नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना आप कि अपने आप को भटकने मत दो और अपने स्मरण शक्ति को, याद शक्ति को बढ़ाओ, सोचने की शक्ति को बढ़ाओ, कल्पना शक्ति को बढ़ाओ। ऐसा ऐसा चीज सोचो, ऐसा ऐसा सामान सोच लो, ऐसा ऐसा फीलिंग सोच लो, ऐसा रिलेशन सोच लो जो हम करना चाहते हैं। एज अ टीचर, एज अ शिक्षक मैं बताना चाहता हूं कि एक जमाना था और एक जमाना आज भी है कि मैं जो भी चाहता हूं ना, आंख बंद करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, उसके बारे में फीलिंग्स जगाता हूं, सोच लेता हूं। समझो कि किसी लड़की के साथ रोमांस करना है, तो रोमांस करना है तो हमें चाहिए लड़की। रोमांस कैसे करना है, आप ऐसे भी टीवी सीरियल में, फिल्मों में, ऐसे मोबाइल पर बहुत सारे वेब सीरीज हैं उसमें देखे होगे, बहुत सारे वेबसाइट है उस पर देखे होगे। तो बस ऐसे मेडिटेशन करते करते फील करो कि हम किसी रूम में हैं, हमारे साथ वो लड़की है, हम उसके साथ ये कर रहे हैं। एज अ ड्रेस, उसका पिन, हेयर पिन, आईज बॉल, हर चीज को यहाँ पर कनेक्ट करो, लिखो अपने डायरी में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लिखोगे ना तो आप हर चीज कर सकते हो। समझो कि आपको कल्पना शक्ति में आपको सोचना है कि हमें एक फाइटर प्लेन बनाना है। तो फाइटर प्लेन बनाना है तो पहले आप हवाई जहाज देखना चाहते हो, हवाई जहाज देखो, और हवाई जहाज देखने के बाद सोचो कि उसका आकार हम कैसे बना सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, बीच का हम कैसे बना सकते हैं, डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सोचोगे ना, जितना इस दिमाग पे प्रेशर लगाओगे दिमाग बोलेगा ओ मेरा बडी मतलब मेरा दोस्त, मेरा साथी मेरे से अच्छा सोच रहा है, तो ये बोलेगा कि चलो भैया उसमें भी सोचो। लेकिन मन बोलेगा कि नहीं, ये सोच रहा है, निकल जाएगा, इसको रिटर्न लाओ। फिर माया जाल आपके ऊपर चला आएगा, फिर आप भटक जाओगे। तो इसी भटकाव से रोकने के लिए आप सीधा बात यही है, मेडिटेशन करो और अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाओ, स्मरण शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्रता लाओ अपने अंदर में कि एक ही, अगर वो नहीं तो बाकी जिंदगी में कोई नहीं। हमने भी बहुत सोचा जिंदगी में एक नहीं तो बाकी कुछ नहीं, तो जो सोचा हमने उस चीज को पाया, हमने उस चीज के लिए जिया, उसी चीज के लिए जीते हैं और उसी चीज के लिए जीना भी है। तो ये हुई हमारी एकाग्रता। कल्पना शक्ति, जो हम सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, और स्मरण शक्ति की जो हम चाहे याद कर ले, एक बार देख ले याद हो जाए। तो ये सब चाहिए तभी जाके जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर परिवर्तित जीवन के बारे में कुछ यहाँ पर बताते हैं। इसलिए इन वर्षों के दौरान, इन सभी सालों के दौरान 200 वर्षों के बारे में बात चल रही है, तो 200 वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया था। ठीक है, और इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधे में इस
आशा से पूंजी निवेश किया, मतलब एक इच्छा से उन लोगों ने पूंजी निवेश किया कि हमें फायदा होगा, इससे उन्हें मुनाफा होगा, इसलिए उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, अपना पैसा को उद्योगों में लगाया, ठीक है, निवेश कर दिया, और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो गई। और जो लोग उसमें निवेश किए थे वो बहुत अमीर भी बन गए थे। अधिकांश मामलों में देखा जाए तो यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पाद कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हो गई। जो भी वो बनाना चाहते थे उसमें वृद्धि हो गई। धन आने लगा, अपार धन आने लगा, माल बनाने लगे, सेवाएं देने लगे, आय उनकी बढ़िया हो गई, ज्ञान सीखने लगे, नया नया टेक्नोलॉजी आने लगा, उत्पादकता कुशलता इनकी बढ़ गई। अचानक वृद्धि अइबे करेगी, आ गई। लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खमियाजा भी उठाना पड़ेगा। हर चीज मिलता है तो दूसरे रूप में आपको नुकसान तो मिलेगा। आप कंपनी चलाते हो तो धुआं होता है, धुआं से प्रदूषण होता है, प्रदूषण उसी फिर आप ही पर आने वाला है, वो इधर उधर नहीं हटेगा। इससे परिवार टूट गया, समझो, इससे परिवार टूट गया और पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगा था, शहर कब्रिस्तान होने लगा था, शहर खंडर होने लगा था। कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई थी, और जो लोग कारखाने में काम करना चाहते थे वहां की स्थिति एकदम बिगड़ गई थी। कोई ढंग से सांस नहीं ले सकता था, सुबह आएगा जाएगा तो शाम को जिंदा आएगा कि नहीं आएगा यह भी किसी को गारंटी नहीं होती थी। ऐसा जीवन काल था उस समय। और इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी। समझो कि 2 ही ऐसा शहर था, नगर था, जिसमें 50,000 से बेसी लोग रहते हो। और फिर 1850 तक बढ़ते बढ़ते 29 नगर हो चुका था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। समझो कि आबादी कितना बढ़ गई। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई थी उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई थी। जिस तरह वहां पर रफ्तार तो बढ़ा लेकिन बाकी सब सेवाएं दिया जा सके उसमें भैया रफ्तार नहीं बढ़ पाया। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल, सफाई भी नहीं था, पीने वाला अच्छा जल की व्यवस्था में भी बहुत बड़ा वहां पर दिक्कत था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हो पाया था। जिस तरह शहर बदला उस तरह हर चीज नहीं बदला जा सका, चाहे वो खाना हो, सफाई हो, चाहे पीने वाला पानी ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं बाहर वाले दृश्य। तो बाहर वाले दृश्य में आप ये देखोगे, ये जो पिंक और व्हाइट कलर का है तो ये डर्बी परिवार का बंगलो था। और इधर दूसरी ओर देखोगे तो यहाँ पर कामगार को रहने के लिए यहाँ पर बिल्डिंग बनाए गए थे जहाँ पर सारे लेबर मजदूरा रहते थे, जो विलियम वेस्टवुड द्वारा चित्र 1835 में बनाया गया था। आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन वहां पर कितना अत्याचार हो रहा था ये आपको नहीं पता। बाहर से आकर नए बसे लोग, जो बाहर से आए थे, नए बसे लोगों को नगर में कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे थे। नगर छोड़कर अलग बगल में वो लोग रहने लगे थे, बड़का बड़का बिल्डिंग बनाकर, जहाँ की हवा स्वच्छ थी, हवा अच्छा था, और पानी का पीना भी, यहाँ पर पीने वाले पानी भी साफ एवं सुरक्षित थे, जिसको आसानी से लोग पी सकता है, जी सकता है, विश्वास कर सकता है कि इससे हमें कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, जो ये ब्लू कलर में लिखा गया है इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना हमारे लिए सही है। तो एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 में उसी के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में, इन मैन्युफैक्चरिंग टाउन में, इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। कैसे किया है? जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे, जो मानो नगर के किसी दरवाजे
में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियां जो धुआं छोड़ती है ना, तो ऊंची उठी चिमनियां की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। इतना ज्यादा धुआं कि भैया सूरज की किरण भी हमारी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। और देखे यहाँ पर यह बात है कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे हैं। तो समझो कितना ज्यादा कूड़ा वो लोग कर दिए थे, कचरा कर दिए थे। और फिर आधी छतों वाले काले, यहाँ पर समझना कि और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, छत पूरा नहीं, आधी आधी छत वाले। और देखी नीचे बहती काली नदी, और इतना ज्यादा नदी काला हो गया था ना इस सब प्रदूषण की वजह से कि लोगों का जीना मुश्किल था। जब मैं इन सबको देख रहा था तभी मेरे नजर में दूर दराज के पूंजीपति मोहल्ले पर मेरी नजर पड़ी, जहां महलनुमा मकान, बंगले, ऊंचे ऊंचे दीवारें वाली बगीचे, सुंदर, पूरा एकदम सुंदर तरीके से सजाया गया। तो सुंदर सलोनी गुड़िया, मतलब उस महल में सुंदर सलोनी गुड़िया और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे हैं। वहां पर बिचका कर घूम जा रहे हैं, चाहे बिचका रहे थे। और यह सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप उठी, क्योंकि जिस मालिक को अमीर कराने के लिए गरीब लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो मालिक ऐसा मुंह फेर लेता है, वह अमीर इंसान ऐसा मुंह फेर लेता है कि लगता है कि बाकी इन सबका क्या होगा। अगले भाग में हम जानेंगे मजदूर। इस भाग में ही बता सकता था लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा ना, ये लंबा हो जाएगा। मजदूर, उसके बाद से औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण का क्या वहां पर नियम था, क्या नियम बना उन लोगों के लिए, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। मजदूरों के लिए क्या नियम बना था ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसको अगले भाग में ले चलते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।